गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने और आपने एक यात्रा प्रारंभ की थी, यह यात्रा थी मध्य प्रदेश के इतिहास की। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव होगा वो होगा प्राचीन काल की समाप्ति के पश्चात, और जो प्राचीन काल समाप्त होता है उसके बाद जो नया काल प्रारंभ होता है उसे कहा जाता है मध्यकाल। अर्थात हम यदि पुरानी क्लासेस को रिव्यू करें तो उसमें देखते हैं कि हमने जो यात्रा प्रारंभ की थी वो पाषाण युग से प्रारंभ की थी। पाषाण युग, जिसमें अज्ञात काल से हमने यह यात्रा प्रारंभ की थी, और पाषाण युग के बाद ताम्रपाषाण युग, वैदिक काल, मौर्य काल या महाजनपद काल, और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। हमने हमारी यात्रा का जो पहला विराम लिया था वो गुप्तोत्तर काल के अंत में लिया था। अर्थात हम जो पढ़ रहे थे गुप्तोत्तर काल में, जिसमें परवर्ती गुप्त वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रमुख जो वंश थे वो थे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, मौखरी वंश और कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की जो दो शाखाएं थीं, एक थी महेशमती शाखा और एक थी त्रिपुरी शाखा। मैंने बताया था कि महेशमती शाखा थी वो प्राचीन काल के अंतर्गत समाप्त हुई थी, जबकि जो त्रिपुरी शाखा थी उस वंश के राजाओं का जो शासन था वो मध्यकाल में था। अर्थात मध्यकाल में जो 800 से 1800 ईस्वी तक चला, तो उसमें मध्यकाल के पूर्ववर्ती समयकाल अर्थात पूर्व मध्यकाल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी में जिनका शासन रहा उन्हें कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा कहा गया। यदि हम बात करें महेशमती शाखा की, तो मैंने बताया था कि इसकी जो संस्थापना हुई थी वो कृष्णराज द्वारा की गई थी, जिन्हें महेशमती शाखा का कलचुरी वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो अन्य शासक हुए वो हुए शंकरगढ़, जिनके यहाँ पर एक सामंत था निरुहलक, और बुद्धराज, ये वही बुद्धराज कलचुरी वंश के राजा थे जिनका चंदेल वंशीय राजा मंगलेश ने वध किया था, इन्हें पराजित किया था। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो महेश्वर थी, और महेश्वर के कारण ही इसका नाम महेशमती शाखा पड़ा था। चलिए अब जो है आगे वो है मध्यकाल में कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के बारे में। त्रिपुरी जो कि प्राचीन नाम है किसका, जबलपुर वाले क्षेत्र का। तो त्रिपुरी शाखा की जो स्थापना हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, तथा इसमें जो प्रमुख राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कलचुरी वंश की जो महेशमती शाखा थी उसकी स्थापना कृष्णराज ने की थी, जबकि कलचुरी वंश की जो त्रिपुरी शाखा थी उसकी स्थापना की थी बामराज ने। ये बामराज चूंकि संस्थापक तो रहे लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं थे। कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के जो संस्थापक थे वो बामराज थे, और शासन का विस्तार गोमती नदी से नर्मदा नदी तक विस्तृत माना जाता है। इन्होंने जो अपनी राजधानी स्थापित की वो त्रिपुरी को की, डावाल वाले क्षेत्र में त्रिपुरी को इन्होंने राजधानी बनाया, और इसी कारण से इस शाखा को कहा गया कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा, या हम कहें कि त्रिपुरी शाखा के कलचुरी राजाओं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले हुए थे वो हुए थे बामराज। इनके बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो कहलाए कोकल प्रथम। कोकल प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा का। इनका जो शासनकाल है वो 875 से 900 ईस्वी में है। जैसे हम बामराज की बात करें तो बामराज का जो शासन है 850 ईस्वी से लेकर 875 ईस्वी तक। 25 वर्ष के पश्चात एक नए राजा ने राज संभाला जिन्हें कहा गया कोकल प्रथम। कोकल प्रथम ने 875 में एक वास्तविक संस्थापक के रूप में राजा की शपथ ली, और 900 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जो विवाह हुआ था वो चंदेल वंश की कन्या थी जिनका नाम था रानी नट्टा। रानी नट्टा से इनका विवाह हुआ, और इनके जो पुत्र हुए वो कहलाए शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग भी कहा जाता है, शंकरगढ़ द्वितीय। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर आइए। जो राजा कोकल प्रथम थे उन्होंने प्रतिहार राजा कन्नौज के प्रतिहार नरेश भोज प्रथम से युद्ध किया था, और इनकी जो पुत्री हुई इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय। हम जब अभी इतिहास के अगले चरण में देखेंगे कि कन्नौज के अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, और जो कोकल प्रथम थे इन्होंने विवाह नट्टा देवी से किया था, और नट्टा के बाद जो
इनके पुत्र हुए वो 18 पुत्र हुए थे, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था शंकरगढ़ द्वितीय और उन्हें मुग्धतुंग भी कहा जाता था। तो मुग्धतुंग या शंकरगढ़ द्वितीय ने 900 ईस्वी में दक्षिण कौशल अर्थात कौशल वाला क्षेत्र, जिसे हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में काउंट करते हैं, तो 900 ईस्वी में दक्षिण कौशल प्रांत के जो सोमवंशीय राजा थे उन्हें पराजित किया था और उनसे इस वाले क्षेत्र को छीन लिया था। कौन से क्षेत्र को? पाली, जो कि बिलासपुर में स्थित है। 900 ईस्वी में शंकरगढ़ द्वितीय ने सोमवंशीय राजाओं से दक्षिण कौशल प्रांत के एक क्षेत्र जिसे पाली कहा जाता है, बिलासपुर में स्थित है, उसको छीन लिया था। ठीक है। दूसरी बात, कृष्ण द्वितीय जो कि इनके कौन हुए? जीजा साहब हुए। तो जीजा साहब हुए कृष्ण द्वितीय, उनके साथ मिलकर इन्होंने चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय से युद्ध किया था। शंकरगढ़ द्वितीय ने और कृष्ण द्वितीय ने, दोनों ने मिलकर किसके साथ किया? चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय से युद्ध किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अर्थात जीजा और साले की जोड़ी चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय को नहीं पराजित कर पाई। ठीक है। इसके बाद जो इनके पुत्र हुए वो हुए बालहर्ष और युवराज देव प्रथम। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है युवराज देव प्रथम। इसमें कोकल प्रथम से संबंधित एक पीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि कोकल प्रथम किस वंश के राजा थे? तो वो कौन से थे? त्रिपुरी शाखा कलचुरी वंश के राजा। ठीक है। तो जो शंकरगढ़ द्वितीय थे, जिनका शासनकाल 900 ईस्वी से लेकर 925 ईस्वी तक माना जाता है, इनके बाद जो इनके पुत्र हुए उत्तराधिकारी हुए और इसमें बालहर्ष और युवराजदेव प्रथम हुए। बालहर्ष का जो शासन है वो 925 से लेकर 930 ईस्वी तक था और इनके बाद जो बालहर्ष के भाई हुए युवराजदेव प्रथम, इनका शासन माना जाता है 930 ईस्वी से 945 ईस्वी तक। अब युवराजदेव प्रथम के बारे में समझिए, ये इस वंश के प्रमुख शासकों में से एक है। इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था नोहिला से, रानी नोहिला से इनका विवाह हुआ और रानी ने दमोह के नोहिटा वाले क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया जो कि शिव मंदिर था, जिसे नाम दिया गया था नोहिलेश्वर। उन्हीं के नाम पर रानी नोहिला और उन्हीं के नाम पर नोहिलेश्वर मंदिर का निर्माण करा गया और इन्हीं रानी की इच्छा के अनुसार रीवा के गुर्गी में तथा जबलपुर के चंद्रही बिलहरी में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अर्थात नोहिलेश्वर शिव मंदिर दमोह में, गुर्गी के रीवा में एक शिव मंदिर और चंद्रही बिलहरी जबलपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। आप देख सकते हैं कि रानियों की इच्छाओं पर राजाओं ने क्या क्या किया है। ठीक है। करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए और वर्तमान स्थिति भी यही है कि यदि रानी की इच्छा है तो राजा राजा हो या ना हो, लेकिन राजा की तरह शौक पूरे करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है। भेड़ाघाट में एक 64 योगिनी मंदिर है। याद रखिएगा कि 64 योगिनी जो मंदिर है वो छतरपुर के खजुराहो मंदिर में भी है और 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में भी है। तो जो 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में है, यहाँ पर सबसे विशेष बात जो है वो यह है कि इस मंदिर को गोल की मंदिर कहा जाता है क्योंकि यह गोलाकार आकृति में बना हुआ है। दूसरी चीज छत रहित मंदिर है, तो इसलिए याद रखिएगा कि 64 योगिनी मंदिर या गोल की मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो युवराजदेव प्रथम ने करवाया था और जो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है, भेड़ाघाट में स्थित है। जबकि जो 64 योगिनी अन्य मंदिर है वो छतरपुर में स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। युवराजदेव प्रथम को शैव धर्म का अनुयायी माना जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण ही करवाया और इसके अलावा इन्हें साहित्य का आश्रयदाता माना जाता है। जो युवराजदेव प्रथम थे वो साहित्य के महान आश्रयदाता माने जाते हैं तथा यह शैव धर्म के उपासक भी थे क्योंकि इन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। हम देखते हैं कि इनके जो दरबार में कवि थे वो थे राजशेखर। जो कवि राजशेखर थे, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं उसमें बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ये दो जो हैं काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, इनसे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी इनकी बाल रामायण और बाल भारत के अलावा दो अन्य रचनाएं हैं। किसकी? राजशेखर की। जो किनके यहाँ पर थे? कवि
राजा युवराज देव प्रथम के दरबार में। ठीक है, राजा युवराज देव प्रथम के जो मंत्री थे वो भागमित्र थे और इसके अलावा गोलक, दो मंत्री थे, जिनमें से गोलक जो थे उनका जो शिलालेख पाया गया या उल्लेख है जिसमें वर्णन है गोलक का, वो है बांधवगढ़ का शिलालेख। बांधवगढ़ जो कि उमरिया में स्थित है, वैसे भी आपने सुना होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर है। तो बांधवगढ़ उमरिया से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो गोलक के बारे में है। इसके अलावा जो दूसरा मंत्री था वो था भागमित्र। भागमित्र का वर्णन आता है राजशेखर की एक पुस्तक है विद्यसाल मंजिका। याद रखिएगा, राजशेखर की जो 4 रचनाएं हैं उसके अलावा 5वीं जो रचना है विद्यसाल मंजिका, जिसमें भागमित्र जो कि मंत्री थे युवराज देव प्रथम के, उनका नाम भागुरायण के नाम से उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया राजा युवराज देव प्रथम के बारे में। अब इनके जो पुत्र होते हैं वो कहलाए लक्ष्मण राज। नोहिला से इनका विवाह हुआ था युवराज देव प्रथम का, और जो पुत्र रत्न प्राप्त हुए वो थे लक्ष्मण राज। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 945 से 947 ईस्वी तक माना जाता है। इस दौरान इन्होंने पांड्य देश पर आक्रमण किया और इसका जो उल्लेख मिलता है वो कारी तलाई जो कि मोड़वारा में शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसमें ऐसा उल्लेख है कि लक्ष्मण राज ने पांड्य देश पर आक्रमण किया था। जो कारी तलाई मोड़वारा है वो जबलपुर में पाया गया है। ठीक है, क्योंकि मोड़वाड़ा स्टेशन भी आपने सुना होगा, भले ही वो कटनी जिले में आता है, लेकिन जो मुरवाड़ा कारी तलाई शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? जबलपुर से। ठीक है, दूसरी बात, लक्ष्मण राज चालुक्य वंशीय राजा मूलराज के समकालीन थे। अभी हम जब पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में, चंदेल वंश के बारे में, तो उसमें सारे इन राजाओं का नाम दोबारा आएगा। तो इन सब चीज़ों के केवल नाम अभी समझने का प्रयास कीजिए, बाकी हम देखेंगे कि इनके समकालीन होने के कारण, इन राजाओं के दूसरे राजाओं के समकालीन होने के कारण क्या क्या इनके जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं या इनके जो युद्ध दूसरे राजाओं के साथ हुए हैं उनका वर्णन आएगा। ठीक है, तो जिस चंद्रेही बिलहरी मंदिर का निर्माण राजा युवराज देव प्रथम ने करवाया था, तो उसमें एक मठ की स्थापना भी की गई थी जिसे बिलहरी मठ कहा गया था। तो बिलहरी का जो मठ जबलपुर में स्थित है उसको शैव गुरु हृदय शैव को, जो कि मत्यमयूर शाखा से संबंध रखते थे, उनको सौंपा गया। अर्थात बिलहरी का जो मठ है जबलपुर में, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? युवराज देव प्रथम ने। तो उसको मत्यमयूर शाखा के हृदय शैव, जो कि एक शैव गुरु थे, और हम देखते भी हैं कि ये जो राजा थे सभी क्या थे? शैव उपासक थे। तो इन्होंने मत्यमयूर शाखा के हृदय शैव को सौंपा था। कौन सा मठ? बिलहरी का मठ। अब जो राजा लक्ष्मण राज हुए, इनके जो पुत्र हुए पुत्री हुई, उनमें जो प्रमुख पुत्री हुई वो थी बौथा देवी। बौथा देवी लक्ष्मण राज की पुत्री थी, जिसका विवाह हुआ था विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ। अभी हमने विक्रमादित्य तृतीय के बारे में देखा था। अब उसके बाद जो चालुक्य वंशीय राजा थे अगले, वो थे विक्रमादित्य चतुर्थ। उनका विवाह हुआ था बौथा देवी से, जो किसकी पुत्री थी? लक्ष्मण राज की पुत्री थी। और विक्रमादित्य चतुर्थ और बौथा देवी से जो पुत्र प्राप्त हुए वो थे तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीयों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा थे, दक्षिण के राष्ट्रकूट राजाओं को पराजित कर इन्होंने पुनः चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं चालुक्य वंश में। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, केवल आप इतना याद रखिए कि बौथा देवी का विवाह हुआ था किससे? विक्रमादित्य चतुर्थ थे, जो चालुक्य वंश के राजा थे। तो इनके जो पुत्र हुए तैलप द्वितीय, उन्होंने दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पराजित कर उस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, और इसके बाद वहां पर भी चालुक्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, दूसरी बात, इनके जो पुत्र हुए, बौथा देवी तो पुत्री थी, जो अन्य जो पुत्र हुए वो थे शंकरगढ़ तृतीय और युवराज देव द्वितीय। शंकरगढ़ तृतीय का इतना अधिक उल्लेख नहीं है, लेकिन जो युवराज देव द्वितीय थे, मालवा के परमार राजा मुंज, अभी जब हम परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें राजा भोज और मुंज के बारे में उल्लेख आएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो युवराज देव द्वितीय थे वो राजा मुंज के साथ युद्ध हुआ उनका, लेकिन अपनी हार देखते हुए इन्होंने रण को छोड़ दिया युवराज देव द्वितीय ने। इसके कारण इनकी जो सेना थी या इनके जो मंत्री थे इस बात से बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि क्षत्रिय की पहचान ही है कि आपको मैदान को छोड़कर नहीं भागना है। क्षत्रिय का यदि आप अर्थ ही समझोगे, शाब्दिक अर्थ है क्षत्रिय, क्षत्र अर्थात होता है क्षय, ये मतलब होता है रोकने वाला। तो क्षय को या क्षति को रोकने वाला उसको कहा जाता था क्षत्रिय। ठीक है, तो जो राजा युवराज देव द्वितीय थे, इन्होंने
परमार वंश के राजा मुंज के साथ युद्ध किया, लेकिन ये रण छोड़कर भाग गए। इसके कारण इनके जो मंत्री थे, सेनापति लोग थे, वो क्रोधित हो गए और इन्हें पद से हटाकर राजा इन्हीं के पुत्र को, जिनका नाम था कोक्कल द्वितीय, उन्हें घोषित कर दिया गया था। अर्थात युवराज देव द्वितीय के जो पुत्र हुए कोक्कल द्वितीय, जिनका शासनकाल माना जाता है 990 से 1015 ईस्वी तक, इनके लिए युवराज देव द्वितीय के पश्चात इन्हें शासक घोषित किया गया। इन्होंने सोलंकी नरेश, जो कि गुजरात वाले क्षेत्र पर शासन करते थे, सोलंकी नरेश चामुंड राज को भी पराजित किया था। और जब इनके जो उत्तराधिकारी हुए, इनके पुत्र हुए कोक्कल द्वितीय के, वो थे गांगेय देव, जिनका शासन 1015 से 1041 ईस्वी तक माना जाता है। इस वंश में जो दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुए युवराज देव प्रथम के पश्चात, वो हुए गांगेय देव। ठीक है, देखते हैं गांगेय देव के बारे में।